हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। आज हम लोग क्लास 7th की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। यह चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह स्टेटमेंट बेस्ड और लेंदी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ शॉर्टकट से अब काम नहीं चलेगा। इसे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। मैं आपको पूरे डिटेल में एक एक पॉइंट को समझाती हूँ। तो चलिए आज हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे चैप्टर का नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। आज हम बेसिकली मुगलों के बारे में पढ़ेंगे जिनका शासनकाल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक रहा और इसके फलस्वरूप उनका पतन हो गया। उनकी शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, मुगलों में कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जो सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो देर ना करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। आपको पता है कि हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं और इसका समय कब से कब तक माना जाता है, 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के बीच माना जाता है। और मध्यकाल में जितने भी शासक हुए, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप बहुत बड़ा था और यहाँ पर लोगों एवं संस्कृति में बहुत अधिक विभिन्नताएं पाई जाती थी, इसलिए मध्यकाल में जितने भी शासक हुए उनके लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन कर पाना बहुत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। लेकिन अपने पूर्वजों के विपरीत मुगलों ने क्या किया कि एक साम्राज्य की स्थापना की और वे सारे कार्य किए जो कि केवल छोटे काल के लिए, जो पहले के शासक होते थे वो अवधि के लिए ही इन कार्यों को कर पाते थे। लेकिन जो मुगल शासक आए उन्होंने लंबी अवधि के लिए इन कार्यों को संभव किया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, जो मुगल हैं उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। 16वीं शताब्दी में मुगलों ने अपना शासन शुरू किया था, कहाँ से, दिल्ली और आगरा से। लेकिन 17वीं शताब्दी में उन्होंने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। और मुगलों ने अपने शासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो भी विचार दिए या फिर जो भी शासन व्यवस्था उन्होंने अपनाई, तो जब मुगलों का पतन हो गया, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, उनके बाद जो भी शासक आए उन्होंने भी इन शासकों के बनाए गए नियमों का पालन किया और उनकी शासन व्यवस्था तब भी टिकी रही। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रख सके। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मुगल शासक थे उन्होंने जो भी शासन व्यवस्था लागू की, उसके बाद मुगलों के पतन के बाद जो भी शासक आए भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने के लिए, उन्होंने भी मुगलकालीन शासन व्यवस्था थी उनसे खुद को अछूता ना रख सका। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। और जो प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो लाल किला से पूरे देश को संबोधित करते हैं, लाल किला मुगलों के द्वारा ही बनाया गया था। ओके, बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लाल किला का इमेज दिखाया गया है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। मुगल कौन थे, अब हम पढ़ेंगे कि ये मुगल आखिरकार कौन थे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। मुगल शासक दो महान शासक वंशों के वंशज थे। अब हम देखेंगे कि ये दो महान शासक वंश कौन कौन से थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज्य करता था, के उत्तराधिकारी थे। माता की ओर से मुगल शासक कौन थे, जो मंगोल शासक जिनका नाम चंगेज खान, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उनके उत्तराधिकारी माने जाते हैं। और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई, के वंशज थे। माता की ओर से तो ये मंगोल शासक चंगेज खां के वंशज थे, लेकिन पिता की ओर से ये कौन थे, जो वर्तमान तुर्की, ईरान और इराक के जो शासक थे तैमूर, जिनका नाम तैमूर था और जिसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई थी, उनके वंशज माने जाते हैं। परंतु मुगल
अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जो मुगल शासक थे वे खुद को मुगल या फिर मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थे। और ये मुगल शासक खुद को इसलिए मंगोल या फिर मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि जो मंगोल शासक चंगेज खां था उन्होंने बहुत ही अधिक नरसंहार किया था, इसलिए खुद को यह शर्मिंदा महसूस करते थे मंगोल या फिर मुगल कहलाने से। ओके, यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने का पर गर्व अनुभव करते थे। एक तरफ तो मुगल शासक मंगोल कहलाने से शर्मिंदा महसूस करते थे, लेकिन दूसरी तरफ ये तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। और तैमूर के वंशज होने पर ये लोग इसलिए गर्व करते थे क्योंकि इनके पूर्वजों ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनाया और जो मुगल शासक थे उन्होंने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया था। और प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर, जो कि उस टाइम पे शासक था, तैमूर के साथ, जो इनके पूर्वज थे, तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया था। मुगल सैन्य अभियान। अब हम पढ़ेंगे कि मुगल सैन्य अभियान किस प्रकार की थी, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। ऐसा नहीं था कि मंगोल की सिर्फ एक ही शाखा थी, उनकी बहुत सारी शाखाएं थी। उनमें जो उज़्बेक नाम की एक शाखा थी, उसके आक्रमण के कारण जो मुगल शासक बाबर हुआ उसको अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और इसके फलस्वरूप बाबर को बहुत वर्षों तक भटकना पड़ा। और इसके बाद 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया। बढ़ते हैं आगे। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में लिया। यदि आपको याद होगा तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का शासन चल रहा था। उसी दौरान क्या हुआ कि 1526 ईस्वी में जो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी थे, उन्हें पानीपत के युद्ध में बाबर ने हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। यहाँ पे आप मुगल फौज अभियान का चित्र देख सकते हैं। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया और 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल किया गया था बाबर के द्वारा। और बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में, जो कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, उसमें प्रभावी ढंग से इन गोला बारूद का प्रयोग किया था। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। अब हम पढ़ेंगे कि मुगल काल में मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार प्राप्त करने की क्या परंपराएं थी। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। जो मुगल शासक थे वे लोग ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। उनका ऐसा विश्वास नहीं था कि जो पिता का जो गद्दी है, जो पिता का राज्य है, वह ज्येष्ठ पुत्र को ही मिले। उनका ऐसा मानना नहीं था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। इसके विपरीत जो मुगल शासक थे वे उत्तराधिकार के लिए सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की जो प्रथा थी, मुगल और तैमूर वंश जो सहदायद की प्रथा अपनाते थे उनको ही अपनाते थे, जिसमें कि उत्तराधिकार का जो विभाजन होता है वह सभी पुत्रों में कर दिया जाता है। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। अब हम पढ़ेंगे कि जो मुगल शासक थे उनका अन्य शासकों के साथ संबंध किस प्रकार था। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। मुगल ने उन सभी शासकों के विरुद्ध अभियान किया या फिर लड़ाई की जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और जब मुगल अधिक शक्तिशाली हो गए तो कई ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से मुगलों की सत्ता स्वीकार कर ली थी। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिन्होंने मुगलों के शक्तिशाली हो जाने पर उनकी सत्ता स्वीकार कर ली थी।
अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया और कई शासक ऐसे भी थे जिन्होंने मुगल घराने में, मुगल परिवार में अपनी पुत्रियों का विवाह किया और उच्च पद प्राप्त किया, लेकिन कई ऐसे भी शासक थे जिन्होंने इसका विरोध किया। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर, जो कि वर्तमान जयपुर में है, के राजपूत शासक की पुत्री थी। जहांगीर की माँ कहाँ की राजकुमारी थी? कछवा की राजकुमारी थी, जो कि अंबर, जो कि वर्तमान जयपुर में है, के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। वह मेवाड़, जोधपुर के शासक, राजपूत शासक की पुत्री थी। और शाहजहां की माँ राठौर की राजकुमारी थी, जो कि मारवाड़, जो कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है, के राजपूत शासक की पुत्री थी। ओके। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीर, जिन्हें हम वतन कहते हैं, जागीर के रूप में वापस कर दी। आपको पता है, मैंने ऊपर पढ़ा है कि कुछ शासक जो थे उन्होंने मुगल सत्ता को स्वयं ही स्वीकार कर लिया था जब उनकी सत्ता बढ़ रही थी, शक्ति बढ़ रही थी, लेकिन कुछ शासक ऐसे भी थे जो मुगल शासक की सत्ता को मानने से इनकार कर रहे थे। उनमें से थे मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक, जिन्होंने लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, परंतु जब मुगलों ने उन्हें हराया तो हराने के फलस्वरूप भी मुगलों ने इनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उनकी जागीर को उन्हें वापस कर दिया। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के भी सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ाते गए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। चूँकि ये जो मुगल शासक थे वे अन्य शासकों को जीतने के बाद भी उन्हें उनकी जागीर वापस कर देते थे। उनकी इन्हीं व्यवहार, सम्मानीय व्यवहार के कारण यह जो मुगल शासक थे वह भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ाते गए, लेकिन इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना, हमेशा बनाकर रखना बहुत ही मुश्किल कार्य था। मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। जैसे जैसे मुगलों ने साम्राज्य को जीतने के फलस्वरूप अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना शुरू किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। शुरू में जो सदस्य नियुक्त किए जाते थे वे तुर्की, जिन्हें हम तुरानी कहते हैं, थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन्होंने ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सदस्यों के रूप में नियुक्त करना शुरू किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए, और मुगलों की सेवा में करने वाले होते थे, नौकरशाह होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? मनसबदार कहा जाता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता था जिन्हें कोई मनसब, जिसका अर्थ होता है सरकारी हैसियत अथवा पद, मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, और मनसबदार जो व्यवस्था चलाई गई थी यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पहला पद, दूसरा वेतन एवं तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। और यह जो मनसबदार व्यवस्था चलाई गई थी मुगलों द्वारा, इसके जरिए जो व्यक्ति होता था उसको पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता था। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। पद और वेतन का निर्धारण किस पर निर्भर होता था? जात की संख्या पर निर्भर होता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, और जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में जो अभिजात की प्रतिष्ठा होती थी, उनका मर्यादा होता था, वह उतना ही अधिक बढ़ जाता था, और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जितनी अधिक जात होती थी उतनी ही अधिक उनका वेतन होता था। ओके। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उनको दिया जाता था, उन्हीं के अनुसार मनसबदार क्या करते थे? घुड़सवार रखते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। जो मनसबदार होते थे वह अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, सैनिकों का क्या करते थे? पंजीकरण करवाते थे, और इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था।
मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान ही थी। जो मनसबदार होते थे वह अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, और इसे क्या कहा जाता था? जागीर कहा जाता था। और जो किसके बराबर होता था? इक्ताओं के बराबर होता था। हमने पिछले चैप्टर में इक्ता के बारे में पढ़ा था। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। लेकिन जो मनसबदार होते थे वह मुक्तियों से भिन्न अपने जो जागीर थे उन पर नहीं रहते थे और उन पर प्रशासन भी नहीं करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, और मनसबदारों के पास उनके जो जागीर होते थे उनसे केवल राजस्व एकत्रित करने का ही अधिकार होता था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। और यह राजस्व उनके लिए कौन एकत्रित करता था? जो उनके नौकर होते थे वह एकत्रित करते थे, और जो मनसबदार होते थे वह खुद देश के किसी अन्य भाग में सेवा प्रदान करते थे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि छूट गया है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ इसे। जात की श्रेणियां 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। जो 5000 जात वाले अभिजात होते थे वह 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचे होते थे। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे, और अकबर जो मुगल शासक अकबर हुआ उनके शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो कि 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी। अकबर के समय में तो इन मनसबदारों की संख्या 29 थी, लेकिन जो औरंगजेब हुए उनके शासनकाल में इन मनसबदारों की संख्या कितनी हो गई थी? 79 हो गई थी। बढ़ते हैं आगे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। अकबर के शासनकाल में क्या हुआ कि इन जागीरों का आकलन बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता था ताकि इनका जो राजस्व है वो मनसबदार के वेतन के बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल तक क्या हुआ कि यह स्थिति बदल गई और जो प्राप्त राजस्व होता था वो मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। मनसबदारों की संख्या में भी वृद्धि हो गई थी औरंगजेब के शासनकाल में। हमने ऊपर पढ़ा था कि अकबर के शासनकाल में जो मनसबदारों की संख्या थी वह 29 थी, जबकि औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या कितनी हो गई थी? 79 हो गई थी, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। और इसके फलस्वरूप क्या होता था कि उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था, उन्हें बहुत अधिक वेट करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई, और इन सभी कारणों के फलस्वरूप जागीरों की संख्या में कमी हो गई थी। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल सके कर ले। फलस्वरूप क्या हुआ कि जागीरदार यह सोचते थे कि जब तक वह जागीर रहे तब तक यह कोशिश में लगे रहते थे कि वे जितना अधिक हो राजस्व वसूल सके। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम वर्षों तक क्या हुआ कि वह इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, और जिसके फलस्वरूप किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब्त और जमींदार मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। मुगल शासकों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? किसानों की जो उपज होती थी उनसे मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे, और अधिकतर स्थानों पर जो किसान होते थे वह ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या फिर स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। और जितने भी मध्य में काम करते थे, चूँकि जो किसान हुआ करते थे वह मुखिया के थ्रू मुगल शासकों को अपना राजस्व प्रदान करते थे, इसलिए जितने भी मध्य में काम करने वाले होते थे उनके लिए मुगल कौन सा शब्द का प्रयोग करते थे? जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। जो अकबर के राजस्व मंत्री थे जिसका नाम टोडरमल था, उन्होंने 10 वर्षों तक कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया, और इन आंकड़ों के फलस्वरूप क्या हुआ कि प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर को निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे
हुए, जिन्हें हम प्रांत कहते हैं, को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई और प्रत्येक सूबा या फिर प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की जितनी भी फसल होती थी उनके लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था और यह जो राजस्व प्राप्त किया जाता था या फिर राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था बनाई गई थी उसे क्या कहा गया था? जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया और ऐसा निरीक्षण या जो जब्त निरीक्षण प्रणाली शुरू की गई थी वह गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे और कुछ क्षेत्रों में जो जमींदार होते थे वह इतनी अधिक शक्तिशाली होते थे कि मुगल प्रशासक जो शोषण करते थे उन स्थिति में वे क्या करते थे? विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे और कभी कभी क्या होता था कि एक ही जाति के जो जमींदार होते थे और किसान होते थे वह मिलकर मुगल सत्ता के खिलाफ क्या करते थे? विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती दी और 17वीं शताब्दी के लास्ट में क्या हुआ कि ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को, उनकी शासन व्यवस्था को चुनौती दी थी। शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे यहाँ जहांगीर के समय का भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। पहला है भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए और दूसरा है एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। मैं आपको इमेज में दिखा दूं। आप यहाँ पर जो इमेज देख रहे हैं यहाँ पे एक अफसर को रिश्वत लेते हुए देख सकते हैं और दूसरा जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक राजस्व अधिकारी है वह किसानों को सजा दे रहा है। बढ़ते हैं आगे। अकबरनामा और आईने अकबरी। अब हम अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में पढ़ेंगे। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। जो मुगल शासक अकबर हुए उन्होंने अपने करीबी मित्र और जो उनका दरबारी था जिनका नाम अबुल फजल था उन्हें आदेश दिया कि वह लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। और जो अबुल फजल थे जो उनका दरबारी था उन्होंने अकबर के इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा था और इसका शीर्षक क्या दिया था? अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है जो अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल के इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा था। उनमें से जो पहला जिल्द है वह अकबर के पूर्वजों का बयान देता है, दूसरा जिल्द अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करता है और जो तीसरा जिल्द है उसे आईने अकबरी कहते हैं। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। और आईने अकबरी में क्या है? अकबर के प्रशासन, राजघराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का विवरण दिया गया है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। और आईने अकबरी जो तीसरा जिल्द अबुल फजल के द्वारा लिखा गया उसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन दिया गया है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। और आईने अकबरी की जो सबसे रोचक बात है वह यह है कि इसमें विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण दिया गया है। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर अकबर को अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए दिखाया गया है। बढ़ते हैं आगे। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। जो मेहरुनिसा नाम की राजकुमारी थी उन्होंने 1611 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर से विवाह किया और जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूरजहां का खिताब प्रदान किया। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। जहांगीर की जो पत्नी थी, उनकी जो बेगम थी जिनका नाम था नूरजहां, वह जहांगीर के प्रति हमेशा वफादार रही और जहांगीर को समय समय पर सहयोग प्रदान करती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिनमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। जो जहांगीर ने अपनी पत्नी के, अपनी बेगम के लिए जो चांदी के सिक्के जारी किए थे उनमें एक ओर तो जहांगीर ने स्वयं के खिताब उत्कीर्ण करवाए थे और दूसरी ओर यह वाक्य लिखवाया था रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश या फिर फरमान है। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं
इमेज में। यह नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश है। चौकोर मोहर बताती है उद्दात और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। यहाँ पे जो आप चौकोर मोहर देख रहे हैं, यह उद्दात और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश दिया गया है। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसे वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। और यहाँ पर जो आप गोल मोहर देख रहे हैं उसके अनुसार यह लिखा गया, यहाँ पर यह लिखा गया है कि शाह जहांगीर के प्रताप से नूरजहां जो है वह चंद्रमा के समान वैभवशाली बन गई है। और जहांगीर का कहना है कि मैं कामना करता हूँ कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ओके, बढ़ते हैं आगे। सुलह ए कुल। अकबर की सुलह ए कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। अकबर द्वारा चलाया गया जो सुलह ए कुल की नीति थी उसका उनके पुत्र जहांगीर द्वारा इस प्रकार वर्णन किया गया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति के सिद्धांत का पालन किया। यहाँ पर सुलह ए कुल की नीति का वर्णन जहांगीर के द्वारा किया गया है। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको पढ़ के एक बार सुना दिया है। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। अब हम पढ़ेंगे कि 17वीं शताब्दी और उसके फलस्वरूप मुगल साम्राज्य का क्या हुआ। मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। मुगल साम्राज्य की जो प्रशासनिक और सैनिक कुशलता थी उसके फलस्वरूप क्या हुआ, आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा। और विदेशी यात्रियों ने मुगल साम्राज्य को वैसा ही धनी देश बताया जैसे कि किस्से कहानियों में देखने को मिलता है। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। 17वीं शताब्दी में सामाजिक असमानताएं मुगल साम्राज्य में साफ देखने को मिल रही थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। जो मुगल शासक शाहजहां हुए उनके शासनकाल के दस्तावेजों से यह पता चलता है कि जो मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, जिनकी संख्या कुल कितनी थी 8000, उनमें से केवल 445 ही शेष बच गए थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। और कुल मनसबदारों के 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। जो मुगल सम्राट थे वह और उनके जो मनसबदार होते थे वह अपनी आमदनी का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। और इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को अधिक लाभ होता था क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति किया करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। लेकिन राजस्व का भार इतना अधिक होता था कि जो प्राथमिक उत्पादक जैसे किसान या फिर शिल्पकार हुए उनके पास निवेश के लिए बहुत ही कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे और जो किसान या फिर शिल्पकार बहुत अधिक गरीब होते थे वे मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। और ऐसे किसान जो कि बहुत अधिक गरीब थे या फिर शिल्पकार जो कि बहुत अधिक गरीब थे वह अपनी उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों या फिर औजारों पर निवेश करने की बात को सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे। जो मुगल साम्राज्य के जो कुलीन वर्ग थे उनके हाथों में बहुत अधिक धन और संसाधन आ गए थे, जिनके कारण क्या हुआ, 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जिसके फलस्वरूप ये जो कुलीन वर्ग थे वह 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में ज़्यादा ही शक्तिशाली हो गए थे। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। और जैसे जैसे मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा
वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में मुगल सम्राट के जो सेवक थे या फिर उनके अंदर जो शासक आते थे वो खुद को शक्तिशाली केंद्र बनाने लगे। इनमें से कुछ के नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। और इनमें से जो कुछ शासक थे उन्होंने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण स्थापित किया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, लेकिन फिर भी ये सेवक दिल्ली के मुगल सम्राट को अपने स्वामी के रूप में मान्यता प्रदान करते रहे। तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे और फलस्वरूप क्या हुआ, 18वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। वो खुद स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर चुके थे। ओके, आज का हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।